नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ में। आप देख रहे हैं एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन को। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। और आप भी चाहें तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके हमसे किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं या हमारे विशेषज्ञ से भी जुड़ सकते हैं। आज हम आपको वकीलों के हितों के कानूनों के बारे में जानकारी देंगे। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता परमानंद पांडे जी, हाँ, जो कि अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम भी, अगर आप चाहें तो आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी राय हमसे ले सकते हैं। आपका अगर अधिवक्ता वेलफेयर एक्ट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे लीगल एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर बता देते हैं आपको 01206127 01206127 आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, किसी भी तरह की राय ले सकते हैं। रुक करते हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट परमानंद पांडे जी का। वकीलों के कल्याण निधि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सर आखिर क्या है और ये वकीलों के हित में आखिर कैसे काम करता है? देखिए मिस पांडे, आपने एक सवाल बहुत अच्छा उठाया कि वकीलों के हित में क्या और क्यों इसके लिए जरूरत है जी। ये कानून 2001 में आया। हालांकि वकील तो इस देश में कई सदियों से काम कर रहे हैं, लेकिन 2001 में इस कानून की जरूरत है। इसके पीछे खास तौर पर कारण ये कि देखिए, अब ये छोड़ दीजिए, केवल वकील को छोड़ दीजिए, पत्रकारिता एक पेशा ऐसा है जिसमें इनको कोई पेंशन नहीं मिलती है। पत्रकारिता में तनख्वाह पाने वालों का बड़े संघर्ष के बाद 1995 में ईपीएस लिंक, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिंक स्कीम शुरू हुई थी, वो एक जो बहुत हल्की सी राहत देने वाली। लेकिन किसी के अगर 40,000 50,000 रुपये तनख्वाह है और रिटायरमेंट के बाद उसमें 2,000 या 3,000 रुपये मिल जाते हैं, तो वो कितना कम होगा? बहुत कम ही स्थिति थी, लेकिन वो शुरू हुई 1995 के बाद, तो एक तरह का लोगों ने राहत की सांस ली। ऐसे ही वकीलों में है। वकीलों की कमाई, बहुत सारे ऐसे वकील हैं जिनकी कमाई करोड़ों में है महीनों, और बहुत सारे ऐसे वकील हैं जिनकी कोई कमाई नहीं है। आपको मैं बताऊं कि बहुत सारी ऐसी स्थिति है पूरे उत्तर प्रदेश में और कई जगहों पर मैंने देखा है इस चीज में कि वकीलों की इतनी कमाई कम होती है कि वो किसी तरह से बेचारे रिक्शे से आ जा सकते हैं और उनके पास मोटरसाइकिल खरीदने का ना। और तो और एक मजाक के तौर पर कहा जाता है, जो मजाक के लहजे में मैं बात बता रहा हूँ, कि लोग कहते हैं कि चलो वकील है, तुम्हारी शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तुम्हारे पास इतना जुगाड़ ही नहीं है कि तुम अपने घर परिवार का लालन पालन कर सको। ऐसा लोग मजाक में ही कहते हैं, हालांकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन अब यहाँ दिल्ली में आप देखिए, कई वकील हैं जो एक पेशी के 25 से 30 लाख रुपए 10 मिनट का ले लेते हैं। तो उनकी वकीलों की बात छोड़िए, लेकिन ज्यादातर वकीलों के साथ ये स्थिति है कि अगर वो बूढ़े हो गए, अगर वो विकलांग हो गए और अगर वो कोर्ट नहीं जा पाते हैं, तो उनका गुजारा कैसे चलेगा? उनके परिवार के लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? इसी नाते 2001 में ये वेलफेयर फंड, लार्ज वेलफेयर फंड की शुरुआत हुई। ये कानून बना कि ऐसी स्थिति आने पर ये लार्ज वेलफेयर फंड में जो पैसा इकट्ठा होता है, वैसे इन सारे वकीलों की मदद की जाएगी जो बूढ़े हो चुके हैं, जो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, जो विकलांग हो चुके हैं, जो मानसिक रूप से खराब स्थिति में आ चुके हैं, ऐसे लोगों की मदद के लिए ही ये लार्ज वेलफेयर फंड 2001 में शुरुआत की गई। ठीक है सर, अगर बात करें वकीलों की, तो कौन से वकील कल्याण निधि में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए अगर कुछ योग्यताएं हैं तो वो क्या है? देखिए, वकील बनने के लिए तो योग्यता होती ही है जी। एक ऐसा प्रोफेशन, जैसे कि अगर आप LLB की डिग्री अगर आपको नहीं है तो आप वकील नहीं बन सकते। वकील बनने के लिए जरूरी है कि किसी विश्वविद्यालय, वो भी रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से आपको एलएलबी की डिग्री मिलनी चाहिए। एलएलबी की डिग्री मिलने के बाद आप स्टेट बार काउंसिल में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में, दिल्ली का है तो दिल्ली स्टेट बार काउंसिल में कराएगा, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, ऐसे ऐसे सारे राज्यों की स्टेट बार काउंसिल। जब आप APR स्टेट बार काउंसिल में मेंबर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको BCI माने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बना दिया जाता है, आप बन जाते हैं। अब आपको देखिए कि कौन, आपने सवाल पूछा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी अर्हता होती है, जो इस चीज के लिए क्वालिफाई होते हैं कि उसके मेंबर बनकर और शाखा प्राप्त कर सके। इसमें तो आप ये देखिए कि बहुत सारे ऐसे, आप आइए दिल्ली के हाई कोर्ट में देख लीजिए या इवन तीसरी में या और जगहों पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद IAS थे, IPS थे, पता नहीं किन कारणों से वो कहते हैं कि नहीं हमको वकालत का पेशा अच्छा लगता है, वो वकालत में आ जाते हैं और वकालत करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकारिता में रहे हैं और बहुत दिनों तक रहने के बाद वो आए और फिर उन्होंने छोड़ करके वकालत शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग इंजीनियर रहे, इंजीनियर बनने के छोड़ देने के बाद वो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में वो उसमें अर्हता में है कि वो मदद पाने के लिए कौन लोग योग्यता रखते हैं, वे लोग जो कहीं से पेंशन नहीं पाते। मान लीजिए आप IAS IPS या PCS की नौकरी छोड़ करके या रिटायरमेंट के बाद आप प्रैक्टिस शुरू कर दिए हैं तो आप एक जगह से पेंशन पा रहे हैं, इस नाते आपको इस लॉयर्स वेलफेयर फंड में से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। दूसरी चीज एक और भी है, देखिए वकीलों की यहाँ पर 3 श्रेणी है, सुप्रीम कोर्ट में तो 3 है, लेकिन और जगहों पर 2 ही श्रेणी है। एक तो सीनियर एडवोकेट की है और एक नॉर्मल एडवोकेट की है, और सुप्रीम कोर्ट में एक और श्रेणी बना दी गई है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की श्रेणी बना दी गई है। उसमें उनको एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है और एग्जामिनेशन पास करने के बाद वो AOR माने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनते हैं। अब इनमें से क्या होता है, जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वो इंटाइटल्ड नहीं होते हैं इस चीज की मदद पाने के लिए, क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती है कि इतने दिनों तक उन्होंने प्रैक्टिस किया है और फिर इतना इनका इनकी आमदनी रह चुकी है कि वो सीनियर डेजिग्नेट किए जाते हैं। इस नाते इनको छोड़ करके बाकी सारे नॉर्मल एडवोकेट जो हैं वो इस को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ये इसका जो लॉयर्स वेलफेयर फंड है उससे धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ठीक है सर। और अगर हम बात करें वकीलों के कल्याण निधि के लिए फंडिंग की, तो फंडिंग आखिर कहाँ से आती है कल्याण निधि की, और इसका प्रबंधन या मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है? ये आपने देखिए, ये तो एक ऑटोमेटिक सवाल आ जाता है कि अगर ऐसी स्थिति है तो कैसे करेंगे आप, कहाँ से फंड आएगा? फंड ही नहीं रहेगा तो क्या काम हो जाएगा? फंड के लिए सबसे चीज होती है कि जब रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराते समय ही आपसे एक सर्टेन अमाउंट ले लिया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन के समय आपसे लिया जाता है कि इतना अमाउंट आप जमा करेंगे। अब तो पहले तो ये था कि 50 रुपए सालाना लेते थे, लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि एक सर्टेन अमाउंट आपसे पहले ही ले लिया जाता है और उसी के ब्याज से जो पैसा मिलता है वो पैसा आपके इसमें चला जा रहा है। पहली चीज तो ये है कि वहां से। दूसरा चीज होती है कि आप जो भी कोई मुकदमा करते हैं, मुकदमा करते समय आप कोर्ट की फीस जो लगाते हैं, कोर्ट फीस के टर्म में ही वकालतनामा पर एक स्टैंप मिलता है और वो लोअर कोर्ट में 5 रुपए का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 10 रुपए, ट्रिब्यूनल में 10 रुपए का स्टैंप होता है। वो स्टैंप पेपर बार काउंसिल जारी करते हैं, बार काउंसिल माने स्टेट बार काउंसिल, और वो जो बार एसोसिएशन है उनके माध्यम से वसूल किया जाता है। तो वही सील करके आपका उसको कहते हैं वकालतनामा पर वो फीस लगती है, वकालतनामा पर वो स्टैंप लगता है। तो जब स्टैंप लगाते हैं तभी वह आपका पिटीशन या आपका शूट जो है मान्य होता है और तभी वो जाता है वहां पर कोर्ट में। तो एक तो ये दूसरा साधन हो गया कि वो वकालतनामा से पैसा जो इकट्ठा होता है वो वहां पर जाता है। तीसरा साधन ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे आप देखेंगे कि लोगों को कोर्ट में एक तरह की पेनल्टी लगा जाती, फीस लगा दी जाती। अब वो पेनल्टी का मतलब कि आपको कोई गलत मुकदमा फाइल किया है किसी चीज पर, तो कोर्ट कहता है कि आप 500 रुपया जमा करिए। और 500 रुपया कहाँ जमा करिए? वो
5,000 रुपया कहते हैं वो स्टेट वेलफेयर फंड में, लायर्स वेलफेयर फंड में जमा हो जाएगा। तो एक तो ये ढंग से पैसा मिल जाता है। और अंतिम और तरीका इसका ये है कि राज्य सरकारें इस चीज को हमेशा समय समय पर मदद करती रहती है। राज्य सरकारें या स्टेट सरकार भी इस चीज पर मदद करती रहती है, कहती है कि ये वेलफेयर फंड में दिया जाना चाहिए, जिससे कि समय आने पर जब कभी भी कंटिंजेंसी फंड की जरूरत होती है, जब कोई वकील बीमार पड़ता है या उसके परिवार के लोग बीमार पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में या बीमार पड़ते हैं या उसके घर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी के लड़के लड़की की शादी विवाह की बात आती है, तो ऐसी स्थिति में या शिक्षा की बात आती है, ऐसी स्थिति में उसको दिया जाता है और वो पैसा इसी फंड से ही लाभ वेलफेयर से मिलता है। तो ये 4-5 तरीके हैं जिनसे धनराशि इकट्ठा की जाती है। धनराशि जब तक इकट्ठा नहीं होगी तब तक आप क्या मदद करेंगे? और इसके लिए मैनेजिंग कमेटी क्या होती है कि एक कमेटी होती है, वो कमेटी तय करती है कि किनको देना चाहिए। हम अप्लाई करेंगे, जो नीडी आदमी होगा, जो जरूरतमंद व्यक्ति होगा, वो अप्लाई करेगा और अप्लाई करने के बाद उसकी जांच होगी और उसमें पता चलेगा कि नहीं, इस व्यक्ति को सचमुच की जरूरत है, तो उसको मदद मिलती है। वो कमेटी ही इस चीज को रिकमेंड करेगी। जी, एडवोकेट्स वेलफेयर एक्ट के बारे में, जिसमें वकीलों के कल्याण निधि की बातें हम कर रहे थे, तो अगर वकीलों के कल्याण निधि की बात की जाए तो इससे आखिर किन तरह के लाभों की प्राप्ति होती है और इसके लिए आखिर क्या प्रक्रियाएं फॉलो की जाती है? देखिए, इस फंड से 2-3 चीजें खास तौर पर आप जानें कि ये फंड अगर मिलता है तो उसमें एक तरह का ये किया जाता है कि आपके लीगल एजुकेशन पर नहीं खर्च करें। बहुत सारे वकील, मान लीजिए हमने वकालत पास किया है 1970 और 1970 के बाद आप देखिए कानून में कितना परिवर्तन हो गया। तो हमको अपडेट रखने के लिए समय समय पर ये एसोसिएशन जो है या बार काउंसिल जो है ये इनकी ट्रेनिंग कराते हैं। और उसके लिए क्या होता है कि यहाँ से धन आता है और उसमें वकील को कहा जाता है कि देखिए आप पैसा कमाए न कमा पाए, लेकिन आपको अपडेट करने के लिए आपका हम ट्रेनिंग कराते हैं। तो एक तो ये काम हो जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि ई लाइब्रेरीज को, आजकल तो ई लाइब्रेरी का जमाना आ गया है ना। आजकल पहले क्या करते थे, वो लाइब्रेरी खोल देते थे। लाइब्रेरी में आप जाइए, कानून की किताबें देखिए, आपको मिलती हैं और आप ले आके पढ़िए उसको, ये जानकारी उसमें मिल जाती थी। कहाँ से आएगी लाइब्रेरी खुलेगी? वो उसी फंड से खुलती थी लाइब्रेरी, उसको खोल दिया। तो वकीलों की व्यक्तिगत सहायता के और कारण जैसे तमाम सारी चीजें, और भी कई चीजें जो है, हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस शुरू किए गए हैं बहुत सारी जगहों पर कमेटी के जो वेलफेयर फंड से ये ढंग की गई है कि वो हाउसिंग कमेटी बना दी गई है और उससे उसमें लूट करके और अपना पैसा खर्च करके और कुछ इसकी तरफ से एक पहल की गई है, इनिशिएटिव लिया गया है इनकी तरफ से और वो काम किया है। तो इसी तरह से कई काम ऐसे किए गए कि एजुकेशन, लीगल एजुकेशन पर या और लाइब्रेरीज पर, उनकी पढ़ाई लिखाई पर, या विश्वविद्यालयों में कैसे शिक्षा में सुधार किया जाए, लीगल एजुकेशन में किस ढंग से सुधार किया जाए, उस पर भी ये लायर्स वेलफेयर फंड जो है वो खर्च करता है पैसे को। तो 4-5 चीजों के लिए ये खर्च किया जाता है जो रियली वेलफेयर के लिए है, विच इज मेंट फॉर वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स। जिस ढंग से आप वेलफेयर कर सकते हैं तो वो उसी ढंग के लिए इसको खर्च किया जाता है। ये आपको तय करना पड़ेगा, ये प्रारूप बनाना पड़ता है। ये प्रारूप बना करके बार एसोसिएशन, बार काउंसिल इस ढंग का सोचते हैं और कई बार एडवोकेट से भी ओपिनियन लेकर के इसको खर्च किया जाता है। ठीक है सर, ये तो बात हो गई कि कल्याण निधि कार्यक्रम में आखिर क्या क्या बेनिफिट्स या लाभों को रखा गया है या कौन कौन सी कल्याणकारी कार्यक्रम और सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो अगर हम बात करें कि कल्याण निधि के प्रशासन और प्रबंधन की, तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार होता है और इसकी देखरेख आखिर किस प्रकार की जाती है? देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि अगर आपने फंड बनाया है, वेलफेयर फंड बनाया है, तो कोई ना कोई इसका प्रबंधन नहीं करेगा तो कैसे चले। अब इसके लिए प्रबंधन के लिए कई चीजें ऐसी होती है जो ट्रांसपेरेंट, माने पारदर्शी रहेगी। अगर पारदर्शिता नहीं रहेगी तो लोगों का इस पर विश्वास नहीं रहेगा। तो पारदर्शी बनाने के लिए क्या होता है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, माने जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ या बिहार या मध्य प्रदेश या कहीं भी हुआ या महाराष्ट्र में, तो वहां की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में,
वो बार काउंसिल में अपना एक सदस्य देते हैं, और जो उनका वहाँ का लॉ सेक्रेटरी होता है वो पदेन, वो बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर ऑफिस, ये एक्स ऑफिसियो उसके मेंबर बनते हैं। और फिर क्या होता है कि उनका एक सिलेक्शन होता है, जो वहाँ के बार काउंसिल का प्रतिनिधि वहां पर होता है, वहां पर एडवोकेट जनरल का प्रतिनिधि होता है। तो इस तरह से सारे प्रतिनिधि मिलते हैं, कुल मिला के 11 लोग होते हैं, और इन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही इस चीज को तय किया जाता है कि कैसे इसका प्रबंधन किया जाना चाहिए, कैसे यहाँ पर इस पैसे को खर्च किया जाना चाहिए, और कैसे वकीलों की सुविधा के लिए पैसे का प्रबंध किया जाना चाहिए। ये प्रबंध का हमें जो है कमेटी कहती है, और कमेटी को इतना पावर होता है कि मान लीजिए कोई गलत प्रयोग करता है। ये एक चीज और भी बता दें कि ये निरंतर में होती है, कंटिन्यूटी में होती है। कोई आदमी रिटायर हो गया तो उसकी जगह पर दूसरा चुन करके आता है, ये भंग नहीं होते। तो कमेटी में कोई दूसरा मेंबर आ सकता है, लॉ सेक्रेटरी बदल जाएगा, एक सेक्रेटरी गया तो दूसरा सेक्रेटरी आ जाएगा। इस ढंग से ये कंटिन्यूअस इसका प्रोसेस होता है, ये इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। और ये तय करते हैं इस चीज को कि कहाँ किस ढंग से पैसा किया जाए, और उसका एक ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट का चार्टर्ड अकाउंटेंट इसके अकाउंटेंसी को देखता है कि ये ठीक से है खर्च की नहीं, और वो बार काउंसिल के लिए भी और कमेटी का भी एक अकाउंटेंट होता है जो इस चीज को देखता है कि सही ढंग से सही समय पर इसका प्रबंध किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। अगर प्रबंध में कोई गलती है तो उसकी शिकायत कोई बार काउंसिल ऑफ स्टेट से कर सकता है, और वो बार काउंसिल ऑफ स्टेट इसकी हियरिंग करती है। हियरिंग के बाद अगर उसको कोई गलत दिखाई देता है तो उसमें वो सुधार करती है, और जो व्यक्ति दंडित होता है, जो व्यक्ति दोषी होता है, उसको दंडित करने का भी प्रावधान इसमें होता है। तो प्रबंधन की प्रक्रिया बहुत कठिन है। प्रबंधन में ऐसा नहीं है कि कोई जो चाहे वो आए और गड़बड़ घोटाला करके चला जाए, नहीं, उसको करना पड़ेगा उसी अनुसार जैसा कि उसमें दिया गया है और उसमें उसको बताया गया है। ठीक है सर, ये तो बात हो गई। ये प्रबंधन आखिर किस तरह से किया जाता है? अगर हम बात करें कि कल्याण निधि अधिनियम में जो अपील या शिकायतें आती हैं, तो उन अपील और शिकायत निवारण की आखिर क्या प्रक्रिया है? ग्रीवांस रिड्रेसल कैसे होता है? अब मैंने कहा ना कि ये देखिए ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी होता है। ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो शायद ग्रीवांस रिड्रेसल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसमें कोई न कोई कमी रह जाती है, ग्रीवांस आपकी सही ढंग से रिड्रेस नहीं हुई है, आपकी शिकायत सही ढंग से नहीं निपटाई गई है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए पहले अपील करेंगे आप। तो एपेलेट अथॉरिटी कौन होता है? वो स्टेट की बार काउंसिल जो है, जैसे दिल्ली में दिल्ली बार काउंसिल। आप इनको अपील करेंगे कि इस फंड में ये ढंग की घपलेबाजी हुई है और सही जगह पर इसका उपयोग नहीं हो पाया, तो आप जो है सप्रमाण एक पिटीशन की तरह से इस चीज को आप काउंसिल में ले जाएंगे, स्टेट बार काउंसिल को, और स्टेट बार काउंसिल के सामने अपनी बात को रखेंगे। स्टेट बार काउंसिल को इस मसले में ये एक सिविल कोर्ट का पावर होता है, जो वो समन करते हैं। समन करके आपको एफिडेविट पर सारी बातें कहनी पड़ती हैं। जैसे मैंने तो ऐसा नहीं कि ले जाकर के और बात को उठा दूं और कर दूं। एफिडेविट माने शपथ पत्र पर आपको देना पड़ेगा। आप हलफनामा देंगे कि देखिए ये बात मेरी जानकारी में सही है और ये इसके पीछे प्रमाण है। इस प्रमाण को हम पूरी तरह से ताकीद करते हैं, इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए आप इनको दंडित करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है और दूसरी पार्टी के पास ले जाती है। दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद एज ए कोर्ट बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल इस पर फैसला देती है और देती है कि क्या सही है या नहीं। अगर गलत हमारी शिकायत पाई गई तो उसको वहां खारिज कर दिया जाता। अगर गलत नहीं पाई गई शिकायत तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जिसके खिलाफ यह शिकायत की गई है। यही इसका एपेलेट पावर है स्टेट बार काउंसिल, और एपेलेट पावर का उपयोग करते हुए वो ट्रांसपेरेंसी को और आगे बढ़ाते हैं। जी, अगर वकीलों के कल्याण निधि अधिनियम के क्रियान्वयन की बात की जाए तो क्रियान्वयन में आखिर किस तरह की चुनौतियां आती हैं और इन्हें किस तरह से दूर किया जाता है? देखिए, क्रियान्वयन में बहुत सारी चुनौतियां हैं। एक तो अवेयरनेस नहीं है लोग। जी, मान लीजिए गांव के किसी तहसील में काम करने वाले वकील हैं, उनको कोई अवेयरनेस नहीं, जानकारी ही नहीं कि किस ढंग से ये काम कर रहे हैं। जब काम नहीं कर रहा है उनको अवेयरनेस, तो पहले सबसे जरूरी चीज है
कि आप उनके अंदर एक अवेयरनेस ले आइए, जानकारी दीजिए और बताइए कि देखिए ये कल्याण निधि आपके सामने रखे गए हैं और इस कल्याण निधि का ये उपयोग होगा। फिर और भी कई तरीके से इस चीज को आप प्रचारित करिए कि ये इसका उपयोग इस ढंग से किया जा सकता है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है कि आपका जो बार काउंसिल में पैसा कटता है वो उसकी जानकारी पूरी तरह से सब वकीलों को होनी चाहिए। अगर वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो कौन उनको बताएगा। आप दूसरे के लिए क्या लड़ रहे हैं? आप कहते हैं कि आप गलती करेंगे और उस गलती को माफ कर दिया जाए, तो दूसरे की गलती के लिए, दूसरे के हितों के रक्षण के लिए आप किस ढंग से प्रयास करें। तो आपका सबसे जरूरी चीज है कि जो लोग इस कमेटी के सदस्य हैं, वो मेंबर हैं, वो उनको अपने जानकारी रखनी चाहिए कि किस ढंग से हम इसका उपयोग करेंगे और किस ढंग से ये समिति जो है हमारे लिए कल्याण निधि की जो समिति है ये हमारे हित में काम करेगी। तो सबसे जरूरी चीज है जागरूकता। जागरूकता से ही आपको इसके अच्छे क्रियान्वयन और कार्यान्वयन हो सकता है। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़े थे अधिवक्ता परमानंद पांडे जी, जो कि हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं, और हम बात कर रहे थे वकीलों के कल्याण निधि अधिनियम के बारे में या फिर एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के बारे में। आप भी चाहें तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी राय या सलाह हमसे ले सकते हैं। आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।